हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंक क्या होते हैं, अंकों से संख्याएं कैसे बनती है और संख्याओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम अंक और संख्या को समझेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। सिखाऊंगा ऐसा नहीं सिखाया होगा अब तक किसी ने जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अंक। अब अंक से आप क्या समझते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं, जिन्हें हम अंक भी कह सकते हैं या गणितीय संकेत भी कह देते हैं। अब इन अंकों से जो बनती है मिलकर वो होती है संख्या। क्या होती है? संख्या, नंबर। इनको बोलते हैं डिजिट, ठीक है, इनको बोलते हैं नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने 3506 लिखा, तो ये क्या हो गई? एक संख्या हो गई। क्या हो गई? एक संख्या हो गई। अब ये जो संख्या है वो किससे मिलकर बनी है? डिजिट से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? डिजिट से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? डिजिट से मिलकर बनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे छोटी से छोटी संख्या बनानी हो या बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो, सभी संख्याएं हमेशा किनसे बनेगी? अंकों से बनेगी। और किसी भी संख्या में, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, उनमें 0 से लेकर 9 तक यानी इन 10 अंकों का प्रयोग ही होगा। इनके अलावा कोई भी गणितीय संकेत का प्रयोग किसी भी संख्या में नहीं होता है। अब आपका अंक और संख्या वाला कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका अब हम देख लेते हैं। पहली है प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइए कि इनका नाम प्राकृत संख्या क्यों रखा गया है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है। तो प्राकृत संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल N से लिखते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल N से लिखते हैं। और ये कहाँ से प्रारंभ होती है? ये 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई है क्या? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं है। अगर आप 1 लाख बता दोगे तो 1 लाख 1 उससे बड़ी हो जाएगी। 10 लाख बता दोगे तो 10 लाख 1 उससे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई संख्या नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक जाती है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास 1 है। अब इनको प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संख्याएं हमें कहाँ से मिली है? ये संख्याएं हमें प्रकृति से मिली है। अब आप कहोगे कि सर प्रकृति से कैसे मिली है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप छोटे थे, जब आपने पहली बार गिनती सीखी थी और जब आपके माँ बाप आपको गिनती सिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो कभी भी उन्होंने 0 से शुरुआत नहीं करवाई होगी। आपको नहीं कहा होगा कि बोलो बेटा 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कभी नहीं सिखाया होगा। जब भी आपको सिखाया होगा आपके माँ बाप ने या आपके टीचर ने, या आपने जब पहली बार संख्याओं का प्रयोग किया होगा तो आपने 1 से ही गिनना स्टार्ट किया होगा।
1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। इसका मतलब है कि ये संख्याएं हमें नेचर से मिली है। कहाँ से मिली है? नेचर से। इसलिए हम इन संख्याओं का नाम हमने क्या रख दिया? नेचर से मिली हुई संख्याओं को नेचुरल, यानी प्रकृति से मिली हुई संख्याओं को क्या लिख दिया? प्राकृत संख्याएं नाम दे दिया गया। तो अब आपका इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कई बार आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कन्फ्यूजन रहता है कि ये 1 से स्टार्ट होती है या 0 से स्टार्ट होती है। तो आपने सर्वप्रथम गिनती कहाँ से स्टार्ट की सीखना? तो आप कहोगे कि सर 1 से सीखा, तो भाई प्राकृत संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है। अब कभी नहीं भूलोगे ना, 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। किससे लिखते हैं? कैपिटल N से इनको दिखाते हैं प्राकृत संख्याओं को। और ये क्या काम आती है? तो ये वस्तुओं को गिनने के काम में आती है। पैसों को गिनना, वस्तुओं को गिनना या किसी भी चीज़ को गिनना, उसके लिए ये काम आती है। अब आप इसमें मुझे बताओ, दूसरी संख्या जो हम लेंगे वो कौन सी लेंगे? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या ले रहे हैं हम? पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आप मुझे बताओ कि ये प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है और अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे अंक होते हैं वो टोटल 10 होते हैं और अंकों में क्या होता है? 0 भी शामिल होती है। तो आप मुझे बताओ कि प्राकृत संख्या में कहीं 0 शामिल है क्या? नहीं है। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं 0 के बिना अधूरी है। क्या है? 0 के बिना अधूरी है, यानी पूरी नहीं है। इसलिए अब जो संख्याएं बनी है वो बनी है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या को किससे लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? W से। अब ये हमारी क्या है? ये हमारी प्राकृत संख्या है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं हमारी कौन सी संख्या है? नेचुरल संख्या है। ठीक है, अगर इस नेचुरल संख्या में हम 0 को और शामिल करा दें, यानी प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को और मिला दें, तो फिर वो अधूरी संख्याएं जो 0 के बिना थी वो अब पूर्ण हो गई, मतलब पूरी हो गई, यानी होल हो गई, कंप्लीट हो गई। इसलिए इन संख्याओं को क्या नाम दिया गया है? पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर अब कंप्लीट हो गई है। अब 0 भी आ गया। इसका मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर किसका होता है? बताओ, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर किसका हुआ भाई? केवल 0 का ही तो अंतर हुआ ना। प्राकृत में 0 नहीं आती है, पूर्ण में 0 आती है, बाकी तो सब सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो अब प्राकृत और पूर्ण का लॉजिक बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि संख्याएं तो भाई और भी है, जैसे -1 हो गया, -100 हो गया, ये भी तो संख्याएं हैं ना। तो इनको कौन सी संख्याएं बोलते हैं? इनको हम ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। जैसे ये -1 है, ये -100 है। तो क्या हमारी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं हैं क्या? नहीं है। देखो यहाँ भी प्लस की संख्याएं हैं, यहाँ भी प्लस की संख्या है। इसका मतलब अभी भी ये संख्याएं अधूरी है। तो अधूरी है तो इसमें और कौन सी संख्याएं शामिल करनी पड़ेगी? हमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल करनी पड़ेगी। तो जब हम ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या में शामिल कर देंगे तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर की जो हमारी संख्या हो गई वो हो गई पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक, यानी अब सारे अंक क्या हो गए? पूर्णांक हो गए, इंटीजर नंबर्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो यहाँ पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक। अगर पूर्णांक का संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण प्लस अंक हो जाएगा। यानी प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं था, जब शामिल कर दिया तो वो पूर्ण बन गई, लेकिन अभी भी वो अधूरी थी। अब पूर्णांक, यानी अब हमने इसमें क्या कर दिया? नेगेटिव नंबर को भी शामिल करा दिया। तो अब ये संख्याएं हमारी क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो गई। और इसको किससे लिखते हैं? Z से लिखते हैं। पूर्णांक संख्याओं को किससे लिखते हैं? कैपिटल Z से लिखते हैं। और ये माइनस अनंत से शुरू होकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अनंत तक जाती है। अब आप मुझे बताओ, 1 से लेकर इधर वाली तो हमारी
नेचुरल नंबर हो गई यानी प्राकृत संख्या हो गई। 0 से लेकर इधर वाली हमारी क्या हो गई, होल नंबर हो गई। तो हमने क्या किया कि इस पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को और इंक्लूड कर दिया, यानी नेगेटिव नंबर को हमने क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो जब नेगेटिव नंबर हमारी पूर्ण संख्या में शामिल हो गए तो फिर पूर्ण संख्याएं किस में बदल गई, पूर्णांक संख्याओं में बदल गई। अब पूर्णांक संख्याओं के भी 3 प्रकार है। एक तो है शून्य, तो हम इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। इसमें कौन सी संख्या आएगी, इसमें केवल शून्य आएगा। और 1 से लेकर इधर तक की जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और -1 से लेकर इधर तक की जितनी भी संख्याएं हैं इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की हो गई, तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की हो गई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। और हम इनको संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे, यानी बाएं से हम दाएं जाएंगे तो संख्याएं हमारी बढ़ती हुई जाएगी, और यदि हम दाएं से बाएं आएंगे तो संख्याएं हमारी घटती जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है भाई। तो हम जैसे इधर आएंगे तो 0 के नज़दीक कौन है भाई, -2 है, -3 दूर है, तो 0 के नज़दीक वाला नंबर बड़ा होता जाएगा। तो -3 से -2 बड़ा होता है ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, और यदि ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो फिर तो 3 बड़ा होगा 2 से। तो अब पूर्णांक संख्याओं का कन्फ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अभी कुछ ऐसी संख्याएं जैसे 1/2, 3/4, 5/9, इनको कौन सी संख्याएं बोलते हैं, इनको भिन्न संख्याएं बोलते हैं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं, भिन्न संख्याएं। लेकिन ये भी तो संख्याएं हैं, भिन्न संख्याएं। क्या ये इसमें है, क्या नहीं है। देखो 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, यानी पूरी संख्याएं हैं, बटे बटी वाली संख्याएं नहीं हैं। तो हमें बटे बटी वाली संख्याएं भी चाहिए। तो अगला जो हम लेंगे संख्याओं का प्रकार, वो लेंगे हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब इसकी सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिख सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन कुछ नियम और शर्तें हैं। क्या है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये परिभाषाएं हो गई, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे का मान यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस किसी को में भी हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q किस में से होना चाहिए, किस में से बिलोंग करना चाहिए, पूर्णांक में से बिलोंग करना चाहिए। यानी P और Q का मान पूर्णांक में से होना चाहिए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, क्या ये परिमेय संख्या है, क्या शर्त लगाओ, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है। क्या है, 3 है, और 3 किस में से है, पूर्णांक में से है। किस में से है, पूर्णांक में से है। P का मान भी किस में से होना चाहिए, पूर्णांक में से होना चाहिए। Z से लिखते हैं ना पूर्णांक को, तो P का मान भी 2 है, तो ये भी शर्त को सेटिस्फाई कर रही है। क्या -3/5 ये परिमेय संख्या है क्या भाई, Q का मान 0 के बराबर नहीं है,
और -3 और 5 पूर्णांक संख्याएं होती है, तो ये भी परिमेयी संख्याएं हैं। क्या 0/1 परिमेयी संख्या है? क्या 0/1 परिमेयी संख्या है? क्योंकि p का मान तो 0 हो सकता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मान किसका 0 है? p का है। q का तो यहाँ मान 1 है, तो ये भी परिमेयी संख्या है। कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 10, क्या ये परिमेयी संख्या है? तो बिल्कुल है। इसके नीचे हम 1 छिपा हुआ है, उसको दिखा देंगे। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा देते हैं तो संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो 10/1 भी p/q फॉर्म में नजर आ गई, तो ये भी परिमेयी संख्या है। तो अब मुझे बताओ कि परिमेयी संख्या वाला कीड़ा आपका मरा कि नहीं मरा? मर गया तो अब कभी नहीं भूलोगे ना, p/q रूप में लिखी हुई होनी चाहिए या नहीं लिखी हुई होती। जैसे यहाँ 10 है, p/q रूप में नहीं है, तो हम इसको बना सकते हैं, तो ये p/q रूप में हो गई। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए भाई? q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और p और q के मान कहाँ से लिए हुए होने चाहिए? p और q के मान हमेशा पूर्णांक संख्याओं के अंदर से लिए हुए होने चाहिए। अगर इन शर्तों को कोई संख्या कोई भिन्न सेटिस्फाई करती है तो दैट इज रैशनल नंबर, वो हमारी परिमेयी संख्या होगी। अब जो परिमेयी नहीं है वो अपरिमेयी संख्याएं हो जाएगी। तो अगली परिभाषा कौन सी हो जाएगी हमारी? अगली संख्याओं का प्रकार हमारा कौन सा हो जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। 4 हो गई, अब 5वां अपरिमेयी संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा बोलते हैं? इरेशनल नंबर। परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सके। वहाँ तो लिखा जा सकता है तो वो परिमेय होती है, अगर नहीं लिखा जा सकता हो तो फिर वो परिमेय अपरिमेय में आ जाएगी। तो जैसे मान लो कोई रूट की संख्या है, जैसे √5, तो क्या ये परिमेय है? इसका रूट पूरा पूरा भी नहीं निकलता, तो ये क्या है? अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि हम इसको √5/1 तो लिख सकते हैं। यानी आप p/q, अब q का मान तो 1 है जो कि सही है, लेकिन p का मान क्या आ रहा है? √5 आ रहा है। अब मुझे बताओ कि पूर्णांक में कोई रूट की संख्या होती है क्या? पूर्णांक में रूट की संख्या होती ही नहीं है, प्लस की होती है, माइनस की होती है, 0 होता है। तो ये हमारी कौन सी संख्या? ये परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमारी परिभाषा है कि p और q किस में से होना चाहिए? पूर्णांक में से होना चाहिए। अब √5 तो पूर्णांक में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब √5 कैसी संख्या है? अपरिमेयी संख्या है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के रूप में हो और उनमें भाग जाता ही जा रहा हो, अशांत हो और अनावर्ती हो, वो भी हमारी क्या होती है? अपरिमेयी होती है। ठीक है, और पाई भी हमारा जो गणित में होता है ना, पाई, उसका मान 22/7 हम लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, अप्रॉक्स मान 22/7 होता है। तो पाई भी हमारी क्या होती है? अपरिमेयी संख्या होती है। तो अब आप समझ गए होंगे परिमेय और अपरिमेय का बिल्कुल कीड़ा मर चुका है। एंजॉय करो वीडियो को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। नेक्स्ट संख्या देखते हैं। अब मुझे बताओ कौन कौन सी संख्याएं हमारी हो गई? पहली प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई। ठीक है, फिर परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई, 5 हो गई। छठी हम लिखते हैं सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। अब सम संख्या तो आप जानते ही हो, ये कहाँ से लेंगे हम? ये सारी संख्याएं हमारी जो होगी वो पूर्ण संख्याओं में से ली हुई होगी। तो सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित हो। 2 से पूरी बार क्या हो? विभाजित हो, विभाजित हो, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। या फिर किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं भी हमारी कैसी संख्याएं होती है? सम संख्याएं होती है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई संख्या 2 से पूरी बार विभाजित है तो वो हमारी सम संख्या होगी। या फिर अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है और हम भाग देने में मतलब अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो इकाई का अंक देख लीजिए उसी संख्या का। अगर इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसको बोलते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर।
ठीक है। अब अगली संख्या क्या है? विषम संख्या। अगली संख्या कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? विषम संख्या। इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या को तो हम किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। ध्यान रखना, वहाँ थोड़ा छूट गया, मुझे अभी याद आया। परिमेय संख्या को हम किससे लिखते हैं? क्यू से। यानी परिमेय संख्या को हम क्यू से लिखेंगे और अपरिमेय संख्या को हम एस से लिखेंगे। परिमेय संख्या को क्यू से लिखते हैं, अपरिमेय संख्या को हम किससे लिखेंगे? एस से लिखेंगे। ध्यान रखना। विषम संख्या, तो अब इसकी अपोजिट हो जाएगी। ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो तो सम हो गई, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या हो गई? विषम हो गई। या फिर किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो? इनको छोड़ के हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ठीक है। तो अगर किसी संख्या में इकाइकांक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक है तो वो विषम संख्या हो गई। या फिर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो भी विषम संख्या हो गई। तो अब हमारी टोटल मिलाकर कितनी संख्याएं हो गई? 7 प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ ली है। और देख लेते हैं, कुछ संख्याएं और भी बच रही है। 8वीं है हमारी भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कंपोसाइट नंबर। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है? देखो, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरों से भी विभाजित हो जाए वो हमारी भाज्य संख्याएं होती है। जैसे मैंने लिख दिया 4, ठीक है। तो ये 4 जो है इसमें एक और स्वयं के अलावा इसमें किसका भाग जा रहा है? इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग चला जाए वो संख्याएं हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो 25 है। अब 25 कौन सी संख्या है? भाज्य है या अभाज्य है, इनमें से बताना है। बाकी तो देखो, ये प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, ये पूर्णांक संख्या भी है, पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक है, ये विषम भी है। लेकिन यहाँ भाज्य और अभाज्य की हो रही है, तो देखो इसमें 1 का भी भाग जाएगा और स्वयं 25 का भी जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या कौन सी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अब नवा हमारा देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन सा बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। ये थोड़े बदमाश टाइप के नंबर है और इनकी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, उसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो सब क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे मैं बात करूं 13, तो मुझे बताओ कि 13 में किस किस का भाग जा सकता है? 1 का जाएगा और 13 का जाएगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाएगा ना। तो एक और स्वयं के अलावा जो दूसरी संख्या से विभाजित न हो वो तो हमारी अभाज्य है, और विभाजित हो जाए तो वो हमारी भाज्य है। जैसे 29 है, तो 29 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं 29 का जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का नहीं जाएगा। जैसे 31 है, तो 31 में भी 1 और स्वयं का ही जाएगा। तो ये संख्याएं कौन सी हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। अब जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो है 2, और ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम संख्या भी है जो अभाज्य है। बाकी जैसे 1 को हम न तो भाज्य मानते और न अभाज्य मानते, ध्यान रखना। 2 क्या हो गई? हमारी अभाज्य संख्या हो गई, सबसे छोटी अभाज्य भी होगी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी होगी। उसके अलावा 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो टोटल कितनी संख्याएं होगी प्यारे विद्यार्थियों? 9 संख्याएं हो गई। एक और बता देता हूं मैं, 10 कर देता हूं टोटल। 10वें नंबर की
और हमारे इस वीडियो की लास्ट संख्या है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हो? 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5 ये कैसी संख्याएं हैं? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसब कितना है? 1 है, तो ये क्या हो गई? ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो गई। ये अगर 2 और 8 की बात करें तो यहाँ एचसीएफ कितना आ गया भाई? यहाँ पर एचसीएफ 2 आ गया, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है। 10, 11 ये यहाँ भी एचसीएफ कितना है? 1 है, तो ये भी हमारी सहअभाज्य संख्याएं है। ये इतनी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में टोटल हमने जो संख्याओं के प्रकार पढ़े हैं वो 10 प्रकार पढ़े। और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन ये 10 ही महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी जैसे जैसे आप क्लासों में हायर स्टडी करते जाओगे आपको संख्याओं के और भी प्रकार पता चलेंगे। लेकिन आपका जो अभी लेवल है उस हिसाब से 9 तक काफ़ी है। ये 10वीं भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। तो कौन कौन सी? पहली प्राकृत, प्राकृत में 0 शामिल करते पूर्ण, पूर्ण में ऋणात्मक संख्या शामिल करते पूर्णांक बन गई। अब प्राकृत पूर्ण पूर्णांक 3 हो गई। फिर परिमेय और अपरिमेय 4 और 5 हो गई। फिर सम और विषम 7 और 8 हो गई। और दूसरी कौन सी बची? फिर भाज्य और अभाज्य और सहअभाज्य 3 ये हो गई। तो 7 और 3 टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। इन 10 संख्याओं में अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और गणित में एडवांस लेवल के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।